फिजिक्स वाला ओनली आईएएस चैनल, उसको मैं 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। तो सुमित सर के जो डिस्कशंस है वो काफ़ी अच्छे है। आप खाना खा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप बाहर वॉक करते हुए सुनिए, तो इससे क्या होगा, आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि सर कैसे सोच रहे हैं, एग्जाम को कैसे देखते हैं। स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे, आपको बहुत वर्ड्स होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, बट विद टाइम आप वो टर्म्स को गूगल कीजिए, डिक्शनरी से देखिए, आपको एडिटोरियल्स वगैरह समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन पे जाइए, इधर भी पॉइंटर्स में लिखिए, और लास्ट में कंक्लूजन। और कंक्लूजन को ट्राई करिए कि थोड़ा डिफरेंट लिखने को ट्राई करें। मैं खुद के एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ कि अपने आप पे कभी बिलीफ नहीं खोना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं कर सकता हूँ। लोग बहुत होंगे, कुछ फैमिली बोलेगी, कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे कि टारगेट ही बहुत बड़ा अचीव करने को ये सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार मीना। आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 950 इन यूपीएससी सीएससी 2023 एग्जामिनेशन. I am a IT Bombay graduate. I am a chemical engineer and post my graduation I am preparing for civil services. And आज अपन देखने वाले यूपीपीएससी की बुक लिस्ट कि आप कैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी को साथ में लेके जा सकते हैं। इस पर अपन एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सेशन में अपन देखेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या जनरल क्वेश्चन से जो फर्स्ट अटेम्प्टर या सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो साथ में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं दोनों एग्जाम्स को, वो कैसे अपन एड्रेस कर सकते हैं। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे क्या कैसे टॉपिक्स को एड्रेस करना है। एक एग्जांपल लेके अपन डिस्कस करेंगे कैसे अपन कवर कर सकते हैं। ऐसे का एक टॉपिक लेके अपन थोड़ा सा ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो जनरल क्वेश्चन जो है कि रिसोर्सेज कितने पड़े, हाउ मेनी रिसोर्सेज टू रेफर फॉर प्रिपरेशन। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया, आपको बहुत मिनिमल पढ़ना है, जितना मिनिमल हो सकता है, और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है। यूपीपीएससी का जो कंटेंट है आप उसको पढ़िए, उसके एग्जांपल्स को रेडी करिए और उसको यूपीएससी में यूज़ करिए। यूपीएससी के कंटेंट को आप यूपीपीएससी में यूज़ कर सकते हैं। सिलेबस अपन को पता है, जीएस 1 2 3 4 में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस यूपी के एग्जांपल्स, यूपी के केस स्टडीज़ अगर आप अलग से लिखोगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छे दिखेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स देगा। एंड रिसोर्सेज सेम रहेंगे बट पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। फैक्ट बेस्ड होगा ज़्यादा यूपीपीएससी, एंड अपन ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे मेंस में यूपीएससी के अंदर में। एंड जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का अपन टॉपिक एक एक पेपर को अपन देखेंगे। एक बार अपन नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाए फिर मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ उसको। बुक्स फॉर यूपीपीएससी प्रिपरेशन आर सेम एज यूपीएससी। जैसे मैंने बताया सेम है, कुछ बुक्स सेम है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो आप दो एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बुक्स एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो अपन वो क्या बुक्स है वो अभी अगर आगे देखेंगे अपन। हाउ टू गेट ऑथेंटिक डेटा एंड हाउ टू नो विच डेटा इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन इन एग्जाम्स। तो ऑथेंटिक डेटा कहाँ से आएगा, ऑथेंटिक डेटा क्या है, इंडिया में कौन ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करेगा, सरकार प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डेटा जो दिया गया है वो सारा ही करेक्ट होगा। जो गवर्नमेंट डेटा दिया गया है वो गलत हो सकता है, गलत नहीं होगा, डेटा वो बिल्कुल सही है, आउटडेटेड हो सकता है। करेक्ट वर्ड इज आउटडेटेड। अपन को एकदम जो रिसेंट डेटा है उसको यूज़ करना है। और कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं कि भाई पॉपुलेशन का डेटा है या कुछ इकोनॉमिकल डेटा है, तो वो यूपी की साइट पे कुछ और दिया हुआ है और यूपीएससी में सेंट्रल वेबसाइट्स पे अलग है। पीएम की साइट पे, पीएमओ की साइट पे अलग है, पीआरएस की साइट पे अलग है। तो आपको प्रीफर करना है कि आप अगर डेटा दो में क्लैश हो रहा है तो आप सेंटर वाले को ज़्यादा प्रीफर करें और ज़्यादा फैक्ट चेकिंग में ज़्यादा टाइम और डिवोट करें। दो जगह से देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मोटा मोटा आसपास डेटा है, अप्रॉक्स लगभग सेम है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जब आप कोड कर रहे हैं एग्जाम के अंदर मेंस में कि ये डेटा मैंने यहाँ से उड़ाया, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए आपने डेटा कहाँ से यूज़ करा है। अगर बहुत जनरल डेटा है तो उसको में लिखने मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर स्पेसिफिक डेटा आपने कहीं से उठाया, स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर कोई डेटा है, तो उसको आप ऑथेंटिक डेटा आपने कहाँ से उठाया, कौन सी रिपोर्ट से उठाए, वो आप मेंशन करिए। एंड एनसीईआरटीज, नेक्स्ट टॉपिक इज एनसीईआरटीज कि एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज कैसे चालू करनी चाहिए। इसमें मेरा टेक थोड़ा डिफरेंट है कि एनसीईआरटीज अगर आप कोचिंग कर रहे हो, आपने फाउंडेशन कोर्स किया है यूपीपीएससी में, आपने कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोचिंग वाले अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास नोट्स आपको बनवा रहे हैं, तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है एज पर टीचर। कौन टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर ने अगर ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर कर ली है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना है उनको, वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है जो भी आपने कोचिंग लगवाई है यूपीपीएससी की। एंड अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप एनसीईआरटीज पे फोकस कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे कि आपको पॉलिटी समझनी है, आप 11th की एनसीईआरटी उठा रहे हो, आप समझ रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई इशू नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, यूट्यूब पे आप लोगों ने पॉलिटी बहुत अच्छे से समझा है, आप
कोई से भी फिजिक्स वाले के बहुत सारे चैनल्स है। आप यूपीएससी के देख लीजिए, यूपीपीएससी के कंसेप्ट देख लीजिए। लक्ष्मीकांत को अगर समझाए तो बहुत अच्छे से समझाए। पॉलिटी के जो कोर कंसेप्ट्स है उसको, ऐसा तो नहीं है एक बंदा कुछ और समझा रहा है, कोई और टीचर कुछ और समझा रहा है। अपन को पढ़ा सब सेम रहे, आपको समझ आना चाहिए। उसके लिए अपन को, चाहे आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, चाहे यूट्यूब कंटेंट को फॉलो करें, कोचिंग को फॉलो करें, आप इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपको समझ आना इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिप्रोड्यूस कर पाए, उसके आप नोट्स निकालो। एक नोट्स बनने के बाद आप वापस उसके शॉर्ट नोट्स निकालो। अपन अभी डिस्कस करेंगे नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड उमर उजाला फॉर यूपी स्पेसिफिकली। तो न्यूज़पेपर फॉलो करने का एक रिचुअल सा था मेरे लिए कि सुबह उठ के आप जब पढ़ रहे हो, तो मेरे लिए एडिटोरियल डिस्कशंस का मैं बताता हूँ कैसा था। मैं ज़्यादा फैक्ट बेस्ड वाला था, वो मैं न्यूज़पेपर से पढ़ता था, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स और 1 आवर मैक्स। उसमें आप फैक्ट जो मेंशन है, जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी के लिए या यूपीपीएससी के लिए, वो फैक्ट्स आप लिख लीजिए। मेरे लिए एक मंथ को मैं 3 पेजेस को स्टेपल करता था। मैं 3 पेजेस आगे पीछे 6 पेज, और 10 महीने का करंट अफेयर फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप 60 पेजेस में आपका पास 1 साल का करंट अफेयर है, 10 मंथ्स टू बी स्पेसिफिक, और उसको बार बार रिवाइज करिए। और जो वो 6 पेजेस में 1 मंथ अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अब उसमें आप 1 पेज 2 पेज एक्स्ट्रा रखिए, वो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर के लिए, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसको कहीं से भी आप कुछ पढ़ रहे हो, उस मंथ में आपने जो भी करंट अफेयर डेटा पढ़ा है, कोई मैपिंग पढ़ी है, आप खुद ड्रॉ करके उसमें डाल सकते हो। और विद टाइम आपका जो वो 6 पेज के नोट्स है वो इवॉल्व होंगे पर मंथ के। और आपको अगर आपने जून से स्टार्ट करा है, जून जुलाई अगस्त के इतने अच्छे नहीं बनेंगे। जब अगस्त आप बनाओगे तो आपका नोट्स इतने ज़्यादा इवॉल्व हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि करंट अफेयर के लिए मैंने एक रिचुअल ढूंढ लिया है कि अगर मैंने इसको पढ़ लिया है तो मेरा करंट अफेयर इस मंथ का अच्छे से कवर्ड है। टारगेट इस कि आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए एग्जाम देने से पहले कि मैंने करंट अफेयर अच्छे से फॉलो करा है विद स्टैटिक पार्ट। एंड पढ़ना कैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस आप दोनों एग्जाम्स का अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े। जो रिपीटेड, जो कॉमन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स है, वो कॉमन टॉपिक्स के लिए आप साथ में नोट्स बनाइए, और जो डिफरेंट टॉपिक्स है उनको अलग से आपने दो पेज जो मैंने बताया वो स्टेपल कर करिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रामायण है जो इसी से आपका एग्जाम क्रैक होगा। 10 तरह के एग्जाम करने के, जब आप ये फॉलो करें तो उसके साथ साथ में आपको जो जैसा आ रहा है उसको आप मॉड्यूलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड लोकल न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए यूपी का, उससे आपके केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, इन सब में आपकी हेल्प होगी उसको कवर करने में। देन क्वेश्चन इज़ कि एडिटोरियल को आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ किया जाए, या एडिटोरियल करा कैसे जाए। तो मेरे लिए था फिजिक्स वाला ओनली आईएएस चैनल, उसको मैं 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। तो सुमित सर के जो डिस्कशंस है वो काफ़ी अच्छे है। हर एक टॉपिक को सर बहुत ब्रॉडली, जब सर 6 टॉपिक्स पढ़ के एक वीडियो बना रहे हैं तो आपको खुद से वो जो लेबर वर्क है वो सारा ऑलरेडी हो चुका है। सर ने काफ़ी अच्छे लेवल पे खुद का नॉलेज मिक्स करके विद सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो आपको दी है परोस के। तो आप उसको अच्छे से यूज़ करिए। आप खाना खा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप बाहर वॉक करते हुए सुनिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि सर कैसे सोच रहे हैं, एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं। तो उससे आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प होगी। और कैसे आपको एग्जाम आंसर राइटिंग में उसको इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए कर सकते हैं आप कि मैंने नोट स्पेसिफिकली नहीं बनाए थे एडिटोरियल्स के, बट विद टाइम जो वो 6 पेजेस थे उसमें मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता था जो इंपॉर्टेंट है। या आप एक और स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो करी है मेंस के लिए, मैं टेलीग्राम चैनल बना लिया था, उसमें मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे। हम लोगों को जो भी अच्छा लगता था केस स्टडी एग्जाम्पल्स हम उसमें डाल देते थे कि बाकी लोग पढ़ेंगे और बाद में एग्जाम के टाइम पे इन ये सारे एग्जाम्पल्स हम एग्जाम में कोड कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स में इनको इन्वॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल्स कैसे लिखने कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि GS1 के एग्जाम्पल अलग लिखूँ, 2 के अलग लिखो, 3 के अलग लिखो, या बाइफर्केशन कैसे करूँ, सिक्योरिटी का एग्जाम्पल अलग, डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल अलग। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि आप फिर कन्फ्यूज़ होते हो कि मैं करूँ कैसे, कि वो स्टार्ट कैसे करूँ एग्जाम को। परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढने को ट्राई करते। मेरा सजेशन रहेगा, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, ज़्यादा नहीं सोचना है, कॉन्फिडेंस रखिए। आप लिखना चालू करें, नोट्स बनाना चालू करें, और जो मिल रहा है वो लिख दीजिए, और उसको बार बार पढ़ोगे तो आपके ब्रेन में अपने आप उसको बाइफरकेट कर पाओगे कि कौन से टॉपिक का, कौन से जनरल स्टडीज़ का कौन सा एग्जाम्पल है। और उसको आपको जो भी एग्जाम होगा, आप कोई और एग्जाम, तीसरा एग्जाम भी लिख रहे हो, उसमें भी वो आपकी हेल्प करेगा। तो वाह, ये स्ट्रेटेजी रहेगी मोस्टली एडिटोरियल की। और एडिटोरियल ये एक रिचुअल है, एडिटोरियल और न्यूज़पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूँ आंसर राइटिंग एंड एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स की, ये उतनी कम है। तो आप
इसको आपको करना ही है, कुछ भी हो जाए, बीमार हो, कुछ भी हो, बस आपको वीडियो चालू करना है और उसको 1.5x पे देखिए, मेरा सजेशन रहेगा, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और विद टाइम आपको समझ में आने लग जाएंगे टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में भी और वापस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर है इस एग्जाम का, जितनी इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूपीपीएससी में मैंने देखा है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो यूपीपीएससी के पहले वाले क्वेश्चंस वापस आ गए हैं। तो अपन को क्या करना है, अपन को मार्केट में जाके या ऑनलाइन जो भी कहीं पे भी रिसोर्सेज मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस का, वो अपन को करना है। और डायरेक्टली आपको रीड कर लेना है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको खुद से पहले क्वेश्चन सोचिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आइडियली आपको अच्छे से सॉल्व करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है और मोटिवेटेड हो आप एग्ज़ाम को, आपके पास टाइम है लाइफ में, अभी 1 साल बच रहा है, आपने प्रिपरेशन चालू करी है, तो आप पहले क्वेश्चन उठाइए, उसके बारे में सोचिए, फिर उसके बारे में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करिए दिमाग में। और आप अगर मेंटली नहीं सोच पा रहे हो तो एक पेपर लीजिए, उसमें हबिन्स बुक, ये एक इंट्रोडक्शन अभी नहीं लिख रहे हैं अपन, केवल अभी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं एग्जाम आंसर का। और इसमें हबिन्स बुक में इश्यूज एंड सॉल्यूशन, केवल इतना। और इसमें एक एक कीवर्ड लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी डायमेंशंस आप ज़्यादा सोच पाओगे एग्जाम्स में। और ये एक एक्सरसाइज है जो बहुत हेल्प करेगी आपको, जब जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं पता होगा एग्जाम में, कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है बिल्कुल, तो उसका आंसर लोग सोचते हैं कि कैसे क्या लिख देना है, लोग ब्लैंक छोड़ के आ जाना है। तो आपको इतना लिखना है कि आप झूठ ना लिखो और सही हो वो, कि एटलीस्ट 8 में से आपको 2 नंबर 1 नंबर इतना मिल जाए। 0 से तो बेटर है 2 नंबर। तो अपन को ट्राई करना है कि डायमेंशन जितनी आप सोच पाओ उतनी लिखो। और उसके लिए आप पहले एक जो डायमेंशन है सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, जो अपन स्टैंडर्ड लेते हैं, इसको तो दिमाग में रखना ही है। और जो इशू है यूएपीए को आपको एनालाइज करना है, यूएपीए को, तो इसकी सिक्योरिटी डायमेंशंस, क्या लॉज है, क्या लेजिस्लेशंस है, तो इन सबको आप अच्छे से सोचिए, अलग अलग डायमेंशन से क्या इश्यूज़ आए। और फिर इसके बाद, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर डायमेंशन सोचिए। आपने एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, स्टार्टिंग में ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ इसमें टाइम लगेगा, आपको 1 घंटा लग जाएगा इक्वेशन में, बट विद टाइम ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो यूएपीए का एग्जाम्पल देके मैंने ये बताया। और फिर आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, अब आपको आंसर लिखना है। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, तो एक वो बहुत ब्रीफली मैं बता देता हूँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाना है आंसर, और लैंग्वेज हर एक पेपर की एक लैंग्वेज है, कुछ कीवर्ड्स है जो आपको यूज़ करने, सोसाइटी के कुछ कीवर्ड्स है, अर्बनाइजेशन, पोवर्टी, कुछ थिंकर्स आप मेंशन कर सकते हो, कुछ फैक्ट्स है, जो मोटे मोटे फैक्ट्स है। बहुत लोग बोलते हैं कि फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, छोटे फैक्ट्स, तो एटलीस्ट आप जो मेजर 1947 सबको याद है ना, क्या होता है 1947 में, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है 1947 में, और सबके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो नहीं। तो वैसे ही ये चीज़ क्यों याद रही है आपको, क्योंकि आपने बार बार देखा है 1947 को, बहुत बार देखा है। तो वैसे ही अपन को बार बार सेम चीज़ को पढ़ना है, उससे आपके आंसर्स ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हर एक पेपर का डिफरेंट होता है थोड़ा, पर एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप एक कोटेशंस, अर्बनाइजेशन पे कुछ कोटेशन है, पोवर्टी पे कुछ कोटेशन है, इन सबको आप याद कर लीजिए। याद नहीं कर सकते तो आप लिख लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, तो उससे आपके आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी। एंड तो आपके पास एक, अगर अपने पास 2 पेजेस में आंसर लिखना है, यहाँ अपना क्वेश्चन हो गया, ये अपना इंट्रोडक्शन है, और डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड केस स्टडीज़ आप बॉक्स बना के रखिए। और ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम डालना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है। बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसलिए मैं बोलता हूँ सबका एक तरीका है फॉलो करने का। एक मैं स्टैंडर्ड जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, उसको आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट पे भी अपन बात करेंगे इस लेक्चर में। यहाँ पे आप केस स्टडी फ्लो चार्ट कर लीजिए, और 20 क्वेश्चन है, तो मेरा रहेगा कि आप 6 या 7 क्वेश्चन में ट्राई करिए कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव डायग्राम, फ्लो चार्ट कुछ ना कुछ मेंशन करिए। और अगर कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है तो फ्लो चार्ट से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, यहाँ कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो इशू है, मोस्टली इश्यूज और सॉल्यूशन पे चलता है, और इनको पॉइंटर्स में लिखी है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैराग्राफ में लिख देना चाहिए, पैराग्राफ में कुछ लोग लिखते हैं, वो अपना राइटिंग स्टाइल है, पर इन जनरल जिसमें बेस्ड ऑन डेटा अपन देख सकते हैं कि ज़्यादातर टॉपर्स फैक्ट्स पे पॉइंटर्स में लिखते हैं, तो अपन को पॉइंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा कोट करना है। पॉइंटर लिख दिया है, उसके बाद में अपन को एग्जांपल देना है कि इंडिया में पोवर्टी बढ़ रही है, तो उसका आप डेटा लिखिए। कहाँ से डेटा लिखेंगे, यूएन का डेटा लिखिए, यूएन का डेटा कोट करिए, तो उससे आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा और एग्जाम में मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे।
3.4 पॉइंट लिखिए। इसके बाद में फिर आप है ना सॉल्यूशन पे जाइए, इधर भी पॉइंटर्स में लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन। और कंक्लूजन को ट्राई करिए कि थोड़ा डिफरेंट लिखने को ट्राई करें किसी और पेपर को, जो बोलते हैं इंटरमिक्स करना है दो टॉपिक्स को आप इंटरमिक्स कैसे करोगे कि आपने ज्योग्राफी का कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें ज्योग्राफिकल कोई डायमेंशन डाल दिया कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ज्योग्राफिकल कुछ रीजन होगा उसके पीछे, तो वो कुछ डाल दिया है, तो उससे दिखता है कि मैच्योर आंसर है। मैच्योर आंसर किसको बोलेंगे, जब आप इंटर मिंगल करोगे दो तीन सब्जेक्ट्स को साथ में। और वो कैसे आएगा, आंसर राइटिंग से, प्रैक्टिस का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ये अपन ने बात कर ली है। एंड हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपन आते हैं अब। ओके एंड एक चीज़ मिस हो गया, डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में बता चुका हूँ कि करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर फॉलो करने और रिचुअल की तरह करने। एंड हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर एक सब टॉपिक में आपको दिखाया जाएगा कि कुछ टॉपिक से जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जैसे यूपीएससी के अंदर मैं बात करूं तो सिविल सोसाइटी पे GS2 में हमेशा ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर अल्टरनेट अगर नहीं आए तो 1 साल छोड़ के 2 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और सिविल सोसाइटी अगर टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, सिविल सोसाइटी होती क्या है, डेफिनेशंस क्या है, कौन से क्या एग्जाम्पल्स है उसके, तो अगर आपके पास 2 पेज में बहुत अच्छे से कंटेंट होगा तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और ये थीम कैसे पकड़ी गई है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, एनालिसिस मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, वो देखिए कि कौन कौन थीम बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अपन को देखने हैं कि कौन सी थीम रिपीट हुई है। जैसे प्रीलिम्स में देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो टॉपिक्स अगर आप एग्जाम्स पास में, और आप कुछ लोगों के एग्जाम्स आने वाले और उनको पता नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है, तो जिन क्वेश्चंस पे बार बार जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए अलग अलग थीम्स में, तो उनको आप कवर कीजिए और बहुत अच्छे से कवर कीजिए कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया तो आपका सही होना चाहिए। 90% चांस से अगर आपने पढ़ा है तो वो क्रैक हो जाएगा वो क्वेश्चन। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये तो अपन ने कर लिया कि इस थीम पे क्वेश्चन आ रहा है, उसके ऊपर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रिपेयर करोगे, और प्रिपेयर कैसे करना है, नोट्स मेकिंग। नोट्स कैसे बनाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उसी पे कि प्रीवियस अपन को पता चल गया कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, ये इस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नोट्स कैसे बनाए उस टॉपिक के। तो नोट्स के लिए मेरा एक जनरल पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो उन्होंने आपको एक नोट्स दिए होंगे। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट में बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, आप एक कंटेंट उठाइए जो बहुत ज़्यादा कंसाइज है, कम है। ऐसे मत सोचिए कि मेरा छोटा कंटेंट है तो आपका कुछ टॉपिक मिस हो जाएगा। आई थिंक हर एक कोचिंग ध्यान रखती है कि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। एंड उस एक टॉपिक से जो भी पॉइंटर्स है, मेन जो पॉइंटर्स है, उनको आप देखिए और बार बार रिवाइज करिए उसको हाईलाइटर से। ओनली इसका प्रहार का है, यूपीएससी का कंटेंट है, उसको बार बार पढ़िए, उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है। ऐसा नहीं आप पूरे डिटेल में एक पेज, पूरा पेज आप पढ़ रहे हो, एक बार आपने पढ़ लिया है उसके मेन पॉइंटर्स पढ़िए। सेम यूपीपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर की जो सीरीज़ है यूट्यूब पे भी, एंड कंटेंट मंथली मैगजीन, तो आप उसके जो पॉइंटर्स है उसको बार बार पढ़ सकते हो और रिवीजन करिए उसका बार बार। तो विद टाइम आपके नोट्स कम होंगे, जो पढ़ा हुआ है उसको आपको अपने नोट्स में नहीं मेंशन करना है। एक आइट्रेशन तो हो गया जो अगर कोचिंग वाले ने दे दिया है, एक आइट्रेशन है जिन्होंने कोचिंग नहीं करी है, और कोचिंग नहीं करी है उनके पास यूपीएससी का वो कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। विद टाइम आपको अपने नोट्स को छोटा करना है। आप सेम 200 पेज का नोट्स बार बार तो नहीं पढ़ सकते हो, विद टाइम आपको उस नोट्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। और वो शॉर्ट कैसे करोगे आप, जो मेजर पॉइंट्स जो आपको याद नहीं रहते वो करिए। और जो पहले बताया मैंने कि डायमेंशंस खोलने को ट्राई करिए, उसके लिए आप स्ट्रक्चरिंग करिए, आंसर राइटिंग करते हुए आप स्ट्रक्चर करिए आंसर्स को, और स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना चालू करिए हर एक टॉपिक को। उससे आपके नोट्स मेकिंग में भी हेल्प होगी काफ़ी। नोट्स लास्ट तक कितने शॉर्ट हो जाने चाहिए, क्या बोले कि 200 पेज को अब मैं 10 पेज में तो नहीं कर सकता हूँ, बट विद टाइम आपकी सेकेंड नोट्स बनेंगे, थर्ड नोट्स बनेंगे। और ऐसा नहीं, और अभी मत सोचिए कि यार ऐसा कब होगा, अभी तो मैंने एक ही बार नोट्स बनाए और बहुत ज़्यादा नोट्स है। विद टाइम वो अपने आप होगा, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे बिलीफ रखिए, रिजल्ट्स आपको अपने आप मिलेंगे। आप छोटे छोटे नोट्स बनाने को ट्राई करिए, जितना छोटा आप कर सकते हो। ज़्यादा जो फैक्ट्स है उसको ब्रैकेट में लिखिए, जो पेज है उसको लाइन बना के 2 साइड्स में लिखिए, तो आपके नोट्स अपने आप छोटे छोटे होंगे। और जितना आप शॉर्ट नोट्स होंगे, एग्जाम में एटलास्ट आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे पहले आप जो पढ़ोगे वो आप
मोस्टली 40 to 50% आप वही लिखने वाले हो, वही फैक्ट्स लिखने वाले हो। तो वो जो आपके 10 पेज आप या 15 पेज आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, उसी को आपको एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए आपके नोट्स काफ़ी अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए। तो इस प्रोसेस पे बिलीव रखिए कि आपने एक बार नोट्स बनाए, उसको आप रीआइटरेट करोगे और बार बार नोट्स बना के अपने नोट्स को इम्प्रूव करोगे। एंड देन नोट्स आपने बना लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लिए, आपने करंट अफेयर फॉलो कर लिया है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक रियल एनवायरनमेंट चाहिए होगा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करती है कि आप कहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स में आपके कौन सा टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, आपका हिस्ट्री पार्ट स्ट्रांग है या नहीं है, ज्योग्राफी पार्ट स्ट्रांग है या नहीं है, और जहाँ पे आपको लूपहोल दिख रहे हैं। काफ़ी लोग लो फील करते हैं मार्क्स देने के बाद में कि मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, जो एग्ज़ाम कट ऑफ से उससे बहुत कम आ रहा है, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। बिलीव मी, हर टाइप के लोग हैं इस एग्ज़ाम में। जो मार्क्स में 40-50 नंबर स्कोर करते थे, उन्होंने रियल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करा है। तो अपने आप पे बिलीफ रखिए और टेस्ट सीरीज़ को ऐसे मत देखिए कि वो आपको आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि भाई आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट होता है, कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जो एग्जामिनर चाह रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ पे बिलीफ रखना है। टेस्ट जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें उस पर बिलीफ रखिए और टेस्ट सारे लगाइए। और काफ़ी लोग सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं कि केवल हिस्ट्री का पेपर दे दिया, पॉलिटी का पेपर दे दिया। आप टेस्ट पेपर दीजिए सारे, जितने फुल लेंथ पेपर्स आप दोगे तो आपको काफ़ी वो रियल एग्ज़ाम से बहुत करीब होगा और वो आपको बताएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो ये मोस्टली मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी है। आपको क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा बोला करते थे स्कूल लाइफ में कि क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो मैं स्कूल में तो कभी ये बात समझ नहीं पाया, बट यूपीएससी यूपीपीएससी में मैं कोई क्वेश्चंस देखने के बाद समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या कीवर्ड है, एक्सप्लेन कीवर्ड है तो उसका क्या मतलब है। तो आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए कि एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, आप चैट जीपीटी से पूछिए क्या होता है। और आप कोचिंग मटेरियल्स बहुत अवेलेबल है, इसमें हर एक कीवर्ड का क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसको कैसे एड्रेस करना है वो बताया हुआ है। अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया हर एक चीज़ को तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। अपन ब्रीफ रखेंगे सेशन को, हाउ टू अप्रोच द डी डे। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा डी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन काम रहना है। जितना काम आप रहोगे उतना आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। बहुत लोग एग्ज़ाम को बहुत गॉडली बिलीव करने लग जाते हैं कि ये एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम के अलावा कोई दूसरी लाइफ नहीं है, कि लाइफ को एग्ज़ाम ही समझ लिया है। एग्ज़ाम एट लास्ट एग्ज़ाम ही है। मैंने पहले आईटी भी दिया हुआ है, यूपीएससी भी क्रैक किया है और बाकी एग्ज़ाम्स भी मैंने साथ में प्रेप करे। प्लान बी मेरे पास, प्लान बी में मैंने दूसरे एग्ज़ाम्स भी रखे हुए थे। तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करिए, लाइफ मत बना लीजिए। एग्ज़ाम के साथ में आप दूसरी चीज़ें भी करिए, अपनी हॉबी को फॉलो करिए। आप इंटरव्यू दोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, आपके पास हॉबीज़ क्या है आपकी, अपनी हॉबी को आप परस्यू रखिए, आपको इंटरव्यू में हेल्प होगी। और ऐसा नहीं कि आप सोचोगे अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप उसको अच्छे से अभी से आप उस पर थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कीजिए। और ऐसा नहीं कि लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लग गए, साथ में आपको एक हॉबी परस्यू करनी है, उससे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। और आपको चिल रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस के टाइम पे कि यही एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस तभी इंक्रीज़ होगी जब आप शांत दिमाग से, जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो वो गलत नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप शांत रहोगे, बहुत अच्छे से समझोगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है और टाइम मैनेज अच्छे से करोगे। अब अपन नेक्स्ट मूव होते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए इस। ओके, सो पहले अपन देख लेते हैं जो यूपीएससी के अलावा जो बुक लिस्ट है, यूपीपीएससी में अपन को क्या पढ़ना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज यूपी, तो उसके लिए आप परीक्षा वाणी एंड घटना चक्र, ये 2 मैगजीन्स है, अभी आप इसको रेफ़र कर सकते हो आप। तो इससे आपका काफ़ी जो बेसिक जनरल नॉलेज है यूपी का आपका वो कवर हो जाएगा। और बिलीव रखिए आप डिफरेंट सोर्सेज पे मत जाइए, पहले भी बताया ये मैंने। एंड करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, लोकल न्यूज़पेपर और एक अपना नेशनल न्यूज़पेपर, द हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, जो आपको कंफर्टेबल हो, आपको समझ में आए। और स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे, आपको बहुत वर्ड्स होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, बट विद टाइम आप वो टर्म्स को गूगल कीजिए, डिक्शनरी से देखिए, आपको एडिटोरियल्स वगैरह समझ में आ जाएंगे। दैन ई दृष्टि घटना चक्र को आपको फॉलो करना है, जो ईयरली वाली जिसमें आइस का लोगो है, ईयरली मैगजीन आती है वो, विथ यूपी करंट वाला के साथ में, जो मंथली मैगजीन है जो दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में, उसका आप फॉलो कर सकते हैं।
देन अपन मूव करते हैं जनरल हिंदी के ऊपर। इसमें हरदेव बहारी करके बुक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड घटना चक्र। ये 3 सोर्सेस है, आपको जो कंफर्टेबल है वो आप फॉलो कर सकते हो। पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं जितने सोर्सेज बता रहा हूँ आप वो सब फॉलो कर सकते हो, सब अच्छा है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस एग्जाम का कोर है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक कोई भी आप बुक पढ़ लो, आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, पेपर की डिमांड क्या है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, चाहे आपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद में आप टॉपिक पढ़िए, तो आपको आप रिलेट कर पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन आया है और इसको मैं एक्चुअल में देख रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्या पढ़ना है मेरे को। देन यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर बता चुका हूँ मैं। हिंदी कैसे प्रिपेयर करें आपको बता दिया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एंड जनरल नॉलेज। और ये सारी चीज़ें तो है ही। और इन जनरल आप लाइफ में आप कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आपको अपना दिमाग ओपन रखना है। जितना आप देखोगे चीज़ों को उतना आपको सीखने को मिलेगा कि क्या कंटेंट है। आप डेली पार्क में आप घूम रहे हो तो आपको ट्रेडिशन कल्चर अपने आप दिखेंगे, लोग क्या कर रहे हैं जनरल लाइफ में, वो सब करंट अफेयर है, वो सब आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। आपको एथिक्स की केस स्टडी मिल सकती है, आप पार्क में घूम रहे हो तो एग्जाम्पल मिल सकता है। देन अपन मूव करते हैं ऐसे में, जो 700 to 800 वर्ड्स में लोग नॉर्मली लिखते हैं। तो ऐसे में फिलोसॉफिकल एसेस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि फिलोसॉफिकल एसेस कैसे लिखे जाए। एंड 3 एसेस आते हैं 700 to 800 वर्ड्स। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन को इसमें अच्छे से एनालाइज करने हैं 5-6 साल के, ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाए। उसके लिए मैं बोलूँगा टॉपर्स के ऐसे से आप उनको पढ़ सकते हो तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आप सीधा ऐसे लिखने बैठ जाओगे, आपको 800 वर्ड्स लिखने हैं तो आपको पता ही नहीं है क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखना है। तो पहले आप 3-4 ऐसे सबसे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे आप पढ़िए टॉपर्स के, आपको एक आइडिया लगेगा। और कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसे नहीं ऐसा तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ खुद से, आप लिख सकते हो। बस आप बिलीव रखिए खुद पे, पॉजिटिव रहिए कि आप हो सकता है, सेल्फ बिलीव रखिए इसके ऊपर। फिर आप पढ़ने के बाद में आप खुद से कैसे लिखिए, कोई भी टॉपिक हो, कितना भी, जितना ईजी आप टॉपिक को उठा सकते हो उतना ईजी, उससे आपको हेल्प होगी। एंड ऐसे में डायमेंशंस एंड डेप्थ दोनों पे फोकस करना है और एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा थॉट प्रोसेस दो एग्जामिनर को कि वो इन्फ्लुएंस हो आपके ऐसे से कि आपने थोड़ा यूनिक लिखा है वैसा। और डायमेंशंस तो होनी ही चाहिए, कोई भी टॉपिक हो आप उसमें आप सोशल पर्सपेक्टिव से, जैसे मैं आंसर राइटिंग में बताया जनरल स्टडीज़ की, वैसे आप ऐसे के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेम चीज़ कि आपने एक टॉपिक उठा लिया है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक हो गया, उसमें आप सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर एक डायमेंशन पे, एथिक्स डायमेंशन पे आप सोचो एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे सोचो, आप उसको फिर उसका एग्जांपल सोचिए और फिर उसका आप ऐसे में लिखिए। पहले आप स्ट्रक्चर करें आंसर को, 10 मिनट आप अच्छे से ऐसे को स्ट्रक्चर करिए, उसके बाद में आप कर सकते हैं लिखना चालू। एंड प्री डेप्थ एंड डायमेंशंस दोनों, एंड एग्जाम्पल्स काफ़ी लोग केवल है ना केवल नेशनल लेवल के एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं क्योंकि मोस्टली वही कंटेंट पढ़ते हैं वो लोग। पर यूपी के आप जो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो, अच्छे से मेंशन कर सकते हो एसेस के अंदर, इससे आपके आंसर और ज़्यादा रिलेवेंट लगेंगे यूपी पीएससी में। एंड जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स की पे जाके जो स्कीम्स आप पढ़ रहे हो उसको आप इधर लिख सकते हैं। एंड जो केस स्टडीज़ आपके लोकल कल्चर की जो केस स्टडीज़ है, आपका जो जीआई टैक्स है, जीआई टैक्स को आप अच्छे से देखिए। जो यूपी के जो मोस्टली जो नंबर 1 पे किस किस चीज़ में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में, इन सब का आप कोट करिए तो आपका एग्जाम्पल और ज़्यादा स्टेट ओरिएंटेड दिखेगा और नंबर आपको इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़ के ऊपर डिस्कशन। तो जनरल स्टडीज़ में क्या बुक्स होती है मोस्टली, बहुत मेरा पर्सपेक्टिव ये है, रिसोर्सेस में अपन को भीड़ के साथ रहना है, क्योंकि भीड़ के साथ आप रहोगे तो आपका जो लोगों को दूसरे लोगों को आ रहा है वो भी आपका सही रहेगा। और आंसर लिखते वक्त मेंस में आपको थोड़ा क्रिएटिव रहना है, उससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। रिसोर्सेज आपको सेम में रखना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में, हिस्ट्री में बोलूँगा एंशिएंट की आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। एंड फॉर ज्योग्राफी भी आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, पीएमएफआईएस की आप रेफ़र कर सकते हैं नोट्स। एंड हिस्ट्री में स्पेसिफिकली आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपको लिमिटेड रखना है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, आप 2 पेजेस लीजिए और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से लिख लीजिए, मुगल पीरियड को 2-3 पेजेस में आप लिख लीजिए और इसी को एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। और ज़्यादा ध्यान रखना है फैक्ट्स पे कि फैक्ट्स आप कितने याद रख पा रहे हो, और फैक्ट्स लिखने और बहुत जितने कम हो सकते हैं उतने लिखने ताकि आप उसको याद रख पाओ और रिप्रोड्यूस कर पाओ।
एंड सोसाइटी के लिए काफ़ी लोग बुक सोर्स पूछते हैं कि क्या है, तो सोसाइटी के लिए कोई सोर्स नहीं है। आप केवल गूगल करके जो बेसिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि उसको पढ़िए आप, तो सोसाइटी अपने आप ही एड्रेस हो जाएगा। तो सोसाइटी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, एंड एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के लिए आप गूगल एनसीईआरटी है ही, और साथ में आप गूगल करके अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स मेकिंग इज जीएस मोर इंपॉर्टेंट इन GS1 स्पेसिफिकली। एंड फॉर ज्योग्राफी में जितने डायग्राम्स आप इंक्लूड कर सकते हो उतने इंक्लूड करिए, क्योंकि ज्योग्राफी स्कोप देता है डायग्राम्स को इंक्लूड करने का। एंड फॉर सोसाइटी थोड़ा सोशल एंगल ज़्यादा डालने को ट्राई करिए आंसर्स के अंदर। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर आप डायग्राम डाल सकते हैं जितना पॉसिबल है उतना, और डायग्राम आप तब डाल पाओगे जब आपके नोट्स में होंगे। तो नोट्स बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आप डायग्राम्स होने चाहिए। सेकेंड, जनरल स्टडीज़ का पेपर GS2, मेजरली जो लोग पॉलिटी ही बोलते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें अपन को हर एक टॉपिक पे के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए अपने पास, एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें लक्ष्मीकांत बाइबल है, मैं सब बोलूँगा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में। एंड इसमें आप वैल्यू एडिशन करिए, कमिटीज़ का नाम यूज़ करिए, एग्जाम्पल का यूज़ कीजिए। एंड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस यूट्यूब पे जो अभी एडिटोरियल सुन रहे हो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। एंड फंडामेंटल राइट, DPSPs, इन सबको आप अच्छे से पढ़िए। जितना आप डिटेल में समझोगे कंसेप्ट्स क्या है उतना ही हेल्प करेगा। गवर्नेंस सेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट वर्किंग को, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा आंसर्स को इम्प्रूव करने में और वैल्यू एडिशन करने के लिए। एंड तो मेजरली मैंने इतना ही किया था, और इतना आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। सोशल जस्टिस पार्ट के लिए आप सोसाइटी एंड जनरल सोशल जस्टिस को आप साथ में कर सकते हो, इससे आपकी हेल्प होगी क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन है इसके अंदर। थर्ड, जनरल स्टडीज़ का पेपर है जो अपना इकोनॉमिक्स, लोग मोस्टली इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट समझते हैं लोग, बट जो ये छोटे टॉपिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इसके ऊपर ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स बनाने, जितने शॉर्ट नोट्स हो सके। सोर्स कोई भी हो सकता है, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है ऑनलाइन उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। साइंस एंड टेक के लिए जो अभी के साइंस जो टेक्नोलॉजी अभी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो, जो अभी न्यूज़ में आ रही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें, स्पेस को अच्छे से करें, डिफेंस को अच्छे से करें, और इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। देन एनवायरनमेंट में आपके पास जो आपने प्रीलिम्स में यूज़ करा है उस कंटेंट को भूल नहीं जाना है। GS 1, 2, 3 तीनों में आपको जो प्रीलिम्स में हमने पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा। एंड फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जो भी फ्लोरा एंड फोना और इसके जो एनालिटिकल पार्ट होता है उसके ऊपर। एंड यूपी स्पेसिफिक आपके पास डेटास होनी चाहिए तीनों पेपर्स में, GS 1, 2, 3 में, कि भाई कि ज्योग्राफी हो गया, उसमें एक नेशनल एग्जाम्पल है, एक यूपी एग्जाम्पल है, दोनों आप साथ में प्रेप करिए तो आपको दोनों एग्जाम्स में हेल्प करेगा। हिस्ट्री में हो गया तो हिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका है GS 1, 2, 3 तीनों में, आपको UPPSC में आपको अच्छे से फैक्ट्स प्रिपेयर करने, कि यूपी वाले फैक्ट्स आपको अच्छे से प्रेप करने, डेटा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ से आपको लेना है, तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड GS4 में डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, केस स्टडीज़, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जितना डिटेल में हो सकता है, उससे आपके आंसर्स डिफरेंट लगेंगे लोगों से। पर्सनल एग्जांपल्स को कोट करें जितना हो सकता है। उसके अलावा एग्जाम्पल ChatGPT का यूज़ कीजिए हर एक पेपर में, GS 1, 2, 3, 4 में। आंसर राइटिंग आप चारों की कर ही रहे हो। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं आंसर राइटिंग में कि 1 की चालू करो, 2 की चालू करो। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी चालू कीजिए। आंसर राइटिंग में कोई बाउंडेशन नहीं है, सबका अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल को फ्रीली इवॉल्व होने दीजिए और स्कोप दीजिए खुद को ग्रोथ होने का। क्रिटिसिज्म करिए खुद का, पर कंस्ट्रक्टिव कीजिए, ताकि आप लो फील ना करो कि आंसर राइटिंग से डिमोटिवेशन हो गया, कि आंसर राइटिंग आप कर ही नहीं रहे हो। एंड एथिक्स में स्पेसिफिकली आप डेफिनेशंस पे और बुक्स को कोट कीजिए, बुक्स जितनी आप कोट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग एथिक्स में बुक्स का यूज़ नहीं करते। आप बुक्स का यूज़ कीजिए, आपने डेफिनेशन कहाँ से उठाई है। डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो सकती है बुक से, बट वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। एंड केस स्टडीज़ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केस स्टडीज़ आप प्रैक्टिस करके जाइए। और इसके अलावा आई थिंक मैंने मेजरली सारे GS कवर कर लिए। एंड रिसोर्सेज के लिए मैं वापस यही बोलूँगा, ये मेरे रिसोर्सेज थे, मैंने बहुत लिमिट में करे। एंड मैं रिकमेंड करना चाहूँगा ओनली आइस की, फिजिक्स वाला ओनली आइस की, जो उड़ान सीरीज़ एंड प्रहार सीरीज़ है, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। उनके शॉर्ट नोट्स और समरी भी वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी अपन जा सकते हैं पेपर 5 एंड 6 जो यूपी स्पेसिफिक पेपर है। देन इसके अंदर मार्केट में इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो अपन फिज़िक्स वाला यूपी स्पेशल बुक्स जो आप अवेलेबल कराइए,
वो आप रेफ़र कर सकते हो इसमें। एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स स्टेट स्पेसिफिक डेटा के लिए, और यूपी जितने भी डेटाज़ है मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि आपको उसको अच्छे से क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उन डेटाज़ की। आप गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाइए एंड बिलीव रखिए जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो उस पर कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो मोस्टली इतना ही था। 5 एंड 6 पे अपन और डिस्कस कर सकते हैं कि आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, बट विद टाइम आप पूरा कोचिंग पे मत छोड़ दीजिए कि आप पूरा कोचिंग पे आप छोड़ रहे हो कि ये बुकलेट हो गया तो मेरा पूरा सिलेब 5 एंड 6 का टॉपिक कवर हो गया है। आप एक्सप्लोर करिए, न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो कीजिए, लोकल न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो कीजिए। इससे आपके पेपर में मार्क्स इंप्रूव होंगे। इससे आपके लास्ट ईयर का पेपर आप लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट में मेरा यही बोलना रहेगा कि आपको बहुत टफ है यूपीएससी और यूपीपीएससी साथ में करना। लोग बोलेंगे ऐसा आपको कि 2 एग्ज़ाम साथ में कर रहे हैं ये या कर रही है, पर आपको सेल्फ बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि आप कर सकते हो। मैं खुद के एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ कि अपने आप पे कभी बिलीफ नहीं खोना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं कर सकता हूँ। लोग बहुत होंगे, कुछ फैमिली बोलेगी, कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे कि टारगेट ही बहुत बड़ा अचीव करने को ये सोच रहे हैं, बट जब वो क्रैक हो जाएगा ना तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या एक्सपीरियंस होता है उसके बाद में। आपको जितनी आपकी मेहनत है, जितने अपने साल आपने डिवोट करे, चाहे वो 3 साल हो, चाहे 2 साल हो, और फॉर्चुनेटली 1 साल हो, तो वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते। एंड जो इमोशनली आप फील करते हो रिजल्ट में आपके लिस्ट में नाम देखने के बाद, वो बहुत सेटिस्फाइंग है। बस मैं इतना ही बोलूँगा लास्ट में। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।